Hello and welcome to the wonderful world of economics. Yes, friend. Today we are going to add one more piece of knowledge in the elasticity of demand, and that is significance or importance of elasticity of demand. Generally ये क्वेश्चन बोर्ड में आपके शॉर्ट नोट में डिमांडेड होता है, जो हम आज सीखने वाले हैं इन अ वेरी इजी वे, एज यू नो दैट कि सिंप्लिसिटी इज़ अवर मेन मोटो. सो आज हम सीखेंगे कि हमने इतना सिस्टमेटिकली स्टडी किया कि व्हाट इज़ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स टू मेजर द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. और हमने लास्ट पार्ट में डिस्कस किया था कि व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स और डिटर्मिनेंट्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. तो ये हमने इतना सिस्टमेटिकली स्टडी किया. Now what is the use and importance of this concept? इस कॉन्सेप्ट का इम्पोर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, तो दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस एंड लर्न इन अ वेरी इजी वे. नाउ ये जो कॉन्सेप्ट है दैट इज़ अ कंप्लीट थियरी विच इज़ डेवलप्ड बाय अल्फ्रेड मार्शल. इसका सिग्निफिकेंस, इसका इम्पोर्टेंस किस किस को है, तो हम देखेंगे इन आवर इकोनॉमी दिस कंसेप्ट इज़ यूजफुल टू अ वेरियस सेक्टर. बहुत से अलग अलग सेक्टर्स में ये कंसेप्ट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. सो लेट्स सी वन बाय वन. पहला ये कॉन्सेप्ट जो है इट इज़ वेरी यूजफुल टू अ प्रोड्यूसर. ये प्रोड्यूसर के लिए यूजफुल है हु प्रोड्यूस द वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ कंज्यूमर. नाउ प्रोड्यूसर जो है जनरली बनाता है टू पॉलिसी. नंबर 1 प्रोडक्शन पॉलिसी, नंबर 2 प्राइस पॉलिसी. नाउ जब प्रोडक्शन पॉलिसी बनाता है तो फ्रेंड्स आपने पढ़ा है प्रोड्यूसर्स को सो मेनी डिसीजंस लेने पड़ते हैं. व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस एंड व्हेन टू डिस्ट्रीब्यूट, वेयर टू डिस्ट्रीब्यूट, ये सब डिसीजन उसे लेने पड़ते हैं. लेकिन जब वो प्रोडक्शन पॉलिसी से रिलेटेड ये सब डिसीजन ले रहा है तो उसके माइंड में पता है क्या रहता है, द कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. कि अगर मैं जो प्रोडक्ट बना रहा हूँ क्या वो बायर को पसंद आएगा, क्या उसे वो अच्छा लगेगा, क्या वो करंट फैशन को बिलोंग करता है. तो पहले प्रोडक्शन पॉलिसी जब वो डिसाइड करेगा तो प्रोडक्शन पॉलिसी में डिसाइड करते समय उसके माइंड में ये आएगा कि क्या ये मेरा प्रोडक्ट जो है वो मेरे कस्टमर को सेटिस्फाई करेगा. अगर कस्टमर सेटिस्फाई होगा तभी तो फ्रेंड्स परचेस करेगा, अदरवाइज हाउ द बायर विल बी रेडी टू पे द प्राइस फॉर दैट. यानी प्रोडक्शन पॉलिसी डिसाइड करते समय उसके माइंड में ये कॉन्सेप्ट होता है कि ये मेरा प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में किस टाइप की डिमांड को वो मार्केट में डिज़र्व करता है. क्या इसकी डिमांड इलास्टिक है या इसकी डिमांड इन इलास्टिक है. अगर मेरा प्रोडक्ट ऐसा है जिसकी डिमांड इलास्टिक है यानी इजीली बदल सकती हैं क्योंकि सामने बहुत सारे कॉम्पिटिटर मार्केट में प्रोडक्ट्स हैं, तो उसके लिए मार्केट में डिमांड बायर जो है वो शफल करता रहता है. अगर वो कॉम्पिटिटिव नेचर की है, अलग अलग सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल हैं मार्केट में, तो प्रोड्यूसर उस समय उसके दिमाग में क्या रहेगा कि इसकी डिमांड इलास्टिक हो सकती है. कि आई एम द मैन्युफैक्चरर ऑफ लक्स, अगर हम हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड को बिलोंग करते हैं तो हम क्या सोचेंगे, हमारे सामने दूसरे भी कॉम्पिटिटर्स हैं जैसे गोदरेज इंडस्ट्रीज़ हैं, उनका भी सोप आ रहा है. तो अगर मेरे सामने कॉम्पिटिटर है, अगर मेरे प्रोडक्ट की डिमांड इलास्टिक हो रही है तो इमीडिएटली मैं प्राइस क्या रखूँगा, लेस रखूँगा, क्योंकि मेरा सेकेंड पॉलिसी क्या है, प्राइस पॉलिसी. तो मेरी प्राइस क्या होगी, लेस. लेकिन अगर मेरा प्रोडक्ट जो है वो ऐसा है जिसकी डिमांड मार्केट में इनइलास्टिक है यानी बदलेगी ही नहीं. जब मेरे प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड बदलेगी ही नहीं यानी इनइलास्टिक है, सो एज अ प्रोड्यूसर आई कैन चार्ज हाई प्राइस. तो देखो प्रोड्यूसर को प्रोडक्शन पॉलिसी में, प्राइस पॉलिसी में डिसाइड करते समय, डिसीजन लेते समय किसने हेल्प किया, द थियरी ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, उसने हेल्प किया. तो आपको अपने इस एक्सप्लेनेशन में सिर्फ इतना ही बताना है कि दिस कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ वेरी यूजफुल फॉर प्रोड्यूसर टू डिसाइड द प्रोडक्शन पॉलिसी एंड प्राइस पॉलिसी. एंड वाइल डिसाइडिंग दिस पॉलिसी ही विल कंसिडर that if my product यानी his or her product it is having elastic demand, अगर उसकी डिमांड मार्केट में बदल रही है तो what he will do, he will charge
लेस प्राइस, वो कम प्राइस चार्ज करेगा। एंड इफ द प्रोडक्ट ऑफ दैट प्रोड्यूसर हैव इनइलास्टिक डिमांड, उसकी डिमांड मार्केट में बदलेगी ही नहीं, तो व्हाट ही विल डू, ही विल चार्ज हाई प्राइस, तो वो उसकी प्राइस हाई चार्ज करेगा। यानी प्रोड्यूसर को प्राइस डिसाइड करते समय, प्रोडक्शन डिसाइड करते समय बहुत सारी हेल्प इलास्टिसिटी ऑफ कॉन्सेप्ट से मिलती है। या समझो उसने क्वांटिटी डिसाइड किया प्रोडक्शन में, अगर उसको लगता है कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में बदलेगी नहीं, जैसे मानसून सीज़न है, अब मानसून सीज़न में रेन कोट्स तो चाहिए रिलायबल के, यू नो दैट रेन कोट्स रहते हैं, रेनी वियर्स रहते हैं, अम्ब्रेलास रहती हैं, इनकी डिमांड क्या होती है, इनइलास्टिक, क्योंकि मानसून सीज़न है। अच्छा, अगर विंटर सीज़न है तो उसमें वूलन मटेरियल है, इनकी डिमांड क्या होती है, इनइलास्टिक। सो ड्यूरिंग दैट सीज़न द प्रोड्यूसर व्हाट डू, प्रोड्यूसर उसकी प्राइस को हाई कर देता है, बढ़ा देता है। क्यों? क्योंकि उसकी डिमांड बदलने वाली नहीं है, उसकी डिमांड इनइलास्टिक रहेगी, मजबूरी है, परचेस करना है तो उसके लिए हाई प्राइस देना पड़ता है। इसके लिए ऑफ सीज़न में चीपर रेट पे अवेलेबल होता है, लेकिन अगर वो पीक सीज़न है, अगर उसकी मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो यू हैव टू पे द हाई प्राइस। क्यों? क्योंकि डिमांड क्या है, इनइलास्टिक, यानी नहीं बदलेगी। तो क्लियर हुआ फ्रेंड्स, जब भी आपकी प्रोडक्शन पॉलिसी बने या प्राइस पॉलिसी बने, तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ वेरी वेरी यूजफुल फॉर प्रोड्यूसर। इफ़ द कमोडिटी इज इनइलास्टिक इन नेचर, क्या करेगा, हाई प्राइस डिमांड करेगा। और इफ़ द कमोडिटी या प्रोडक्ट जो है वो इलास्टिक इन नेचर है, तो व्हाट ही विल डू, ही विल चार्ज लो प्राइस। तो इस तरह से मार्केट में प्रोड्यूसर को ये कॉन्सेप्ट हेल्प करता है। Okay, now let's move to the second one. This theory of elasticity of demand is useful to monopolist. Now, who is the monopolist? Monopolist means a single seller in the market with no close substitute. अब पूरे मार्केट में एक ही सिंगल सेलर है, who have the control over the entire market supply and output and price। उसका पूरे मार्केट पे जो है वो फुल कंट्रोल है ना। जब मोनोपोलिस्ट है, एक ही सेलर है, अब उसको पता है मेरे सामने कोई कंपटीशन नहीं है मार्केट में, आई एम द ओनली सेलर इन द मार्केट हु हैज़ टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ एंटायर मार्केट बायर्स, मुझे पूरे मार्केट की जो डिमांड है उनको सेटिस्फाई करना है। तो ऐसे केसेस में जनरली हम देखेंगे कि जो मोनोपोली रहता है उसका स्पेशल फीचर होता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। क्या फॉलो करता है, price discrimination. This is the best feature we generally found in the monopoly market. Price discrimination means different prices from different customer. So generally monopoly क्या करता है, he will charge high price from rich customer and low price from poor customer. उनसे कम प्राइस चार्ज करता है। तो जनरली इस तरह की टेंडेंसी मोनोपोली फॉलो करता है। ऐसे बहुत से केसेस में हम देखते हैं जहाँ पे सपोज़ गवर्नमेंट एक मोनोपोली है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है, गवर्नमेंट प्ले अ मोनोपोली रोल। तो उसमें गवर्नमेंट क्या करती है, जहाँ कमर्शियल एरिया है, जहाँ रिच कस्टमर है, दे विल चार्ज हाई प्राइस, उनसे वो ज़्यादा प्राइस लेंगे। लेकिन जहाँ पे पुअर कस्टमर्स हैं, स्लम एरियाज़ हैं, तो गवर्नमेंट विल चार्ज द लो प्राइस। या फार्मर्स हैं, एसेंशियल है, उनको वही प्रोडक्ट फ्री में दे दिया। तो इसके लिए मोनोपोली का केस जो रहता है वो स्पेशल रहता है। ही इज़ आल्सो अ प्रोड्यूसर, लेकिन उसके सामने कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। लेकिन अगर हम जनरली मोनोपोली की बात करें तो बहुत से बिग बिजनेस हाउसेस हैं, बहुत से मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हैं, व्हेन दे आर एंजॉइंग द मोनोपोली पावर इन द मार्केट, जब वो मोनोपोली पावर मार्केट में एंजॉय करते हैं, सो व्हाट टेंडेंसी दे फॉलो, they always charge the price high for those product who's having inelastic demand। जब उन्हें लगता है कि मेरे प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में नहीं बदलेगी, आईफोन है, बेस्ट क्वालिटी है, हमें मालूम है उसकी डिमांड क्या है, इनइलास्टिक, हर एक का ड्रीम रहता है टू हैव द आईफोन आईपैड इन देयर हैंड, तो उसके लिए बेस्ट क्वालिटी है, प्लस जो उसकी मोनोपोली है मार्केट में, इसके लिए ही इज़ व्हाट ही इज़ डूइंग, ही इज़ चार्जिंग हाई प्राइस, वो प्राइस हाई चार्ज करता है। लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट जो है उसकी डिमांड मार्केट में इलास्टिक है, बदल सकती है क्योंकि सो मेनी कॉम्पिटिटर्स आर देयर, तो यू विल चार्ज द लो प्राइस, फिर आपकी प्राइस क्या हो जाएगी, कम। तो ऐसे मोनोपोलिस्ट के केस में जनरली देखा जाता है
मोनोपोली हमेशा सिंगल सेलर इन द मार्केट रहता है. He will try to satisfy the wants of each and every type of customer. That is why he follow the quality of price discrimination. But to enjoy the maximum profit, what he will do, he will charge high price from rich and low price from poor. But he always keep in mind, वो हमेशा ध्यान देता है कि if my product have inelastic demand, अगर उनकी डिमांड inelastic है तो what he will do, he will charge little bit high price. लेकिन अगर उसकी जो मार्केट में डिमांड है वो इलास्टिक है, थोड़ा थोड़ा शफल हो सकता है, चेंज हो सकता है क्योंकि सब्सटीट्यूट है, तो व्हाट ही विल डू, ही विल चार्ज लेस प्राइस. फिर वो मार्केट में क्या करेगा, कम प्राइस चार्ज करेगा. यानी ये थियरी, ये कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मोनोपोलिस्ट के लिए भी बहुत यूजफुल है. मोनोपोली मीन्स सिंगल सेलर इन द मार्केट. उसका लिटरल मीनिंग यही है. मोनो मीन्स सिंगल, पॉली मीन्स सेलर. तो मोनोपोली को मिला के हम क्या बोलते हैं, सिंगल सेलर इन द मार्केट. जिसका पूरा एंटायर कंट्रोल रहता है, उसका कोई क्लोज सब्सटीट्यूट मार्केट में अवेलेबल नहीं होता. तो इसके लिए भी ये कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी बहुत यूज़फुल है. जब भी वो अपने प्रोडक्ट को मार्केट में सप्लाई करता है तो उसके दिमाग में ये सब चीज़ें होती हैं कि मेरा प्रोडक्ट अगर इलास्टिक है तो जाने दो, प्राइस कम करो और सभी पूरे मार्केट के कस्टमर को सेटिस्फाई करो. लेकिन अगर मेरा प्रोडक्ट बहुत स्पेशल है, यूनिक है, लेटेस्ट है, उसकी डिमांड में मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो इसके लिए व्हाट आई विल डू, एज अ मोनोपोलिस्ट आई विल रेज द प्राइस. मैं उसकी प्राइस बढ़ा दूँगा. ओके फ्रेंड्स. थर्ड, दिस कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ यूजफुल टू गवर्नमेंट. गवर्नमेंट के लिए भी यूजफुल है. अब गवर्नमेंट का इम्पॉर्टेंट काम रहता है टू इम्पोज द टैक्सेस. अब जब गवर्नमेंट इम्पोज टैक्स करती है, यानी स्पेशली व्हेन द फाइनेंस मिनिस्टर प्रिपेयर द स्ट्रैटेजी फॉर इम्पोजिंग द टैक्स ऑन वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज, सो व्हाट दे कीप इन देयर माइंड, दे ऑलवेज कीप इन द माइंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. देखो, जिनकी डिमांड बदलेगी नहीं, से फॉर एग्जाम्पल वेरी इजी, हैबिचुएटेड गुड्स. अब मालूम है जिन लोगों को हैबिट है, हमने किया था लास्ट पार्ट में, कि जो हैबिचुएटेड गुड्स हैं, जो कस्टमरी गुड्स हैं, उनकी डिमांड बदलेगी नहीं. उनकी डिमांड क्या किया था, इनइलास्टिक, कभी नहीं बदलेगी. तो जिनको हैबिट है ऑफ ड्रिंकिंग लिकर, स्मोकिंग सिगरेट या च्यूइंग टोबैको, तो ऐसे चीज़ों का वो हमेशा क्या करते हैं, मार्केट में फ़ायदा उठा के उनके ऊपर टैक्स को ज़्यादा इम्पोज कर देते हैं. यानी फाइनेंस मिनिस्टर विल इम्पोज द हैवी टैक्सेस ऑन द प्रोडक्ट्स लाइक लिकर. लिकर पे ज़्यादा टैक्स डाल दिया, सिगरेट पे ज़्यादा टैक्स डाल दिया, टोबैको पे ज़्यादा टैक्स डाल दिया, ताकि लोग कम कंज्यूम करें. लेकिन उनको मालूम है ये हैबिचुएटेड गुड्स है, लोग अपनी हैबिट्स छोड़ नहीं सकते हैं, हैबिट है. तो बिकॉज ऑफ दैट डिमांड क्या हो जाती है, इन इलास्टिक. सो दैट इज़ वाई गवर्नमेंट इम्पोज द हैवी टैक्सेस ऑन द गुड्स हुज डिमांड इज इन इलास्टिक. अच्छा देखो, एंटरटेनमेंट टैक्स हम देखते हैं, इट इज़ वेरी हैवी टैक्सेस. यानी 28% टू 40% तक एंटरटेनमेंट टैक्स हम भरते हैं. तो ये एंटरटेनमेंट टैक्स किस पे गवर्नमेंट इम्पोज करती है, जैसे होटल्स हैं, जैसे रिसोर्ट्स हैं, मॉल हैं, मल्टीप्लेक्सेस हैं, इन पे एंटरटेनमेंट टैक्स ज़्यादा होती है. क्यों, क्योंकि ये हमारी इनइलास्टिक डिमांड है, कभी चेंज नहीं होती है. इवन हम रिचार्ज भी कराते हैं, आप ध्यान दो, उसमें भी हमारा GST डिडक्ट होता है और वो हम पे करते हैं, क्योंकि वो भी क्या है, हमारी बेसिक नेसेसिटी बन चुकी है. ये हमारी इनइलास्टिक डिमांड है, तो हम बच सकते हैं नहीं. और गवर्नमेंट को पता है कि इन सब चीज़ों पे, जैसे वाईफाई कनेक्शंस है, उन पे उनसे ज़्यादा टैक्स ले लो, उन पे ज़्यादा GST डाल दो, लोग पे करेंगे क्योंकि आज हम उसी से ही चल रहे हैं. तो ये क्या हो गया, गवर्नमेंट ने हमारी जो मेन वीक पॉइंट है उसको पकड़ा, हमारी हैबिट्स को पकड़ा. So when habituated goods are there, या when we are require those goods whose demand is inelastic, बदलेगा नहीं, तो क्या करती है गवर्नमेंट, उसके ऊपर हमेशा टैक्स ज़्यादा. जैसे मोबाइल हैं, लैपटॉप्स हैं, ये हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है, डाल दो टैक्स ज़्यादा, एंड द पब्लिक विल इजीली पे इट. क्यों, डिमांड बदलेगी नहीं, इनइलास्टिक डिमांड है. तो ये सब चीज़ें गवर्नमेंट ऑब्जर्व करती है. The products or goods and services whose demand is inelastic in nature, नहीं बदलेगा. तो फ्रेंड्स कभी भी ध्यान रखना, जिसकी डिमांड नहीं बदलेगी मतलब you have to pay heavy taxes on that. लेकिन जिसकी डिमांड बदल सकती है, कि जाने तो हमारे सामने अल्टरनेट ऑप्शंस है,
उसका उधर देखोगे आपके ऊपर टैक्स क्या होगी, कम होगी, यानी लो टैक्सेस आर इम्पोज्ड ऑन दैट। तो इस तरह से गवर्नमेंट के लिए ये कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है इट आल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। नेक्स्ट आता है इट इज़ यूजफुल टू फॉरेन ट्रेड। ये कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो फॉरेन ट्रेड में भी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब जब हम फॉरेन ट्रेड की बात करते हैं तो आइदर वी आर कंसर्न्ड विद एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज या इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, लेकिन स्ट्रैटेजी एक ही चलेगी कि आप एक्सपोर्ट करो या इंपोर्ट करो, आपको क्या भरना पड़ता है, कस्टम ड्यूटीज़, आपको ड्यूटीज़ आपके ऊपर इम्पोज की जाती है। तो देखो गवर्नमेंट क्या देखती है कि व्हेन यू आर एक्सपोर्टिंग अ गुड्स, जब आप एक्सपोर्ट कर रहे हो जो भी चीज़ें, अगर उसकी डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में इनइलास्टिक है तो एज अ प्रोड्यूसर व्हाट यू विल डू, you will you will try to fix the high price। एज अ प्रोड्यूसर आपने क्या किया, उसकी प्राइस को बढ़ा दी, और गवर्नमेंट भी क्या करेगी, उन पे जो ड्यूटीज़ है वो ज़्यादा, क्योंकि एज अ प्रोड्यूसर वो ज़्यादा कमा रहा है तो उसके ऊपर वो ड्यूटीज़ भी ज़्यादा डालेंगे। लेकिन अगर जब हम इंपोर्ट करते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें जो हम इंपोर्ट करते हैं, जैसे अगर मैं इंडियन इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो जो क्रूड ऑयल है जो हम इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम द गल्फ कंट्रीज़, उसकी डिमांड जो रहती है इट इज़ इनइलास्टिक, क्योंकि नियरली 70% ऑफ आवर डिमांड जो है क्रूड ऑयल की फॉरेन कंट्री से जो है गल्फ कंट्री से सेटिस्फाइड होती है। तो वहाँ पर जब हम देखते हैं डिमांड इज़ इनइलास्टिक है, सो व्हाट दे आर चार्जिंग, हाई प्राइस। देखो पेट्रोल की प्राइस, डीजल की प्राइस गो ऑन इंक्रीजिंग, बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि मालूम है कि विदाउट ट्रांसपोर्टेशन हमारी इकोनॉमी की लाइफलाइन चलेगी कैसे। एनी हाउ वी आर डिपेंडेंट ऑन दैट, टिल देन द अदर सब्सटीट्यूशन वी विल गेट, क्योंकि हम दूसरे सब्सटीट्यूशंस हम फाइंड आउट कर रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी पे हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो जब तक हम फुल्ली सक्सेसफुल हो तब तक तो हम डिपेंडेंट हैं, यानी डिमांड क्या है, इनइलास्टिक। तो फॉरेन ट्रेड में भी ये थियोरी बहुत यूज़फुल होती है। व्हेन वी आर एक्सपोर्टिंग गुड्स एंड सर्विसेज और इंपोर्टिंग गुड्स एंड सर्विसेज, एक टेंडेंसी, एक स्ट्रेटजी हमेशा याद रखना, अगर डिमांड इनइलास्टिक है तो प्रोड्यूसर विल चार्ज हाई प्राइस, और अगर डिमांड है इलास्टिक तो प्रोड्यूसर विल चार्ज लेस प्राइस, तो वो आपसे कम प्राइस लेगा, चाहे एक्सपोर्ट करो चाहे इंपोर्ट करो। टेंडेंसी एक, स्ट्रेटजी एक, उनका एक ही फंडा है, एक ही रूल है, अगर डिमांड इनइलास्टिक, आपकी मजबूरी है पे करो ज़्यादा प्राइस, और अगर आपके सामने ऑप्शन है डिमांड इज़ इलास्टिक तो बस आपसे फिर इजीली आपको कन्विंस करेंगे, मोटिवेट करेंगे और आपको ऑफ़र देंगे और लो प्राइस चार्ज करेंगे। तो इस तरह से फॉरेन ट्रेड में भी ये कॉन्सेप्ट थियरी बहुत यूज़फुल है। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट 5th पॉइंट पे, दैट इज़ यूज़फुल फॉर फैक्टर प्राइसिंग। नाउ जब हम फैक्टर्स के प्राइसेस को डिटरमाइन करते हैं, सेट करते हैं, डिसाइड करते हैं, एट दैट टाइम आल्सो दिस कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, वेरी यूज़फुल। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं, 4 फैक्टर्स, यू नो दैट, लैंड हो, लेबर हो, कैपिटल हो, एंटरप्रेन्योरशिप हो। इन चारों फैक्टर्स की जब हम प्राइस डिसाइड करते हैं तो अगेन दिस कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ वेरी यूज़फुल। अब कैसे, देखो प्रूव करते हैं, आपको पता है, लेकिन आपने अगर इस तरफ ध्यान दिया तो आपको ये सब जस्टिफाई होके मिलेगा। जैसे से फॉर एग्जांपल लैंड। अब लैंड की देखो ज़रूरत कहाँ ज़्यादा होती है, मेट्रोपोलिस सिटीज़ में। ये जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ होती हैं या हम लोग देखते हैं अर्बन एरियाज़ हैं, शहरों में बहुत डिमांड होती है लैंड की। जितना आपका वहाँ पे सब बेसिक फैसिलिटीज़, अमेनिटीज़ गवर्नमेंट की ज़्यादा अवेलेबल है, जैसे ट्रांसपोर्ट है, मार्केट है, स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, सब अवेलेबल हैं, तो दे विल चार्ज द हाई प्राइस, क्योंकि लैंड की वैल्यू वहाँ बहुत ज़्यादा होती है। तो अर्बन एरियाज़ में यू जनरली फाइंड इट कि लैंड का प्राइस इज़ वेरी हाई। क्यों? क्योंकि डिमांड इज़ इनइलास्टिक। ज़मीन की डिमांड कभी ख़त्म ही नहीं होती है, इसके लिए ज़मीन जो है, लैंड जो है, उसकी प्राइसेस जो है वो पर स्क्वायर फुट इज़ गो ऑन इंक्रीजिंग। देखो कितने बड़े बड़े शहर हैं, मुंबई अगर हम लोग कहें, कोलकाता कहें, दिल्ली कहें, बेंगलोर कहें, यहाँ प्राइसेस ऑफ द हाउसेस इट इज़ वेरी हाई, प्राइसेस ऑफ द लैंड इज़ वेरी हाई। वाई? बिकॉज ऑफ इनइलास्टिक डिमांड। यहाँ डिमांड कभी हमारी ख़त्म होती ही नहीं है, हमें चाहिए ऐसे यहाँ जगह पे
हमें ज़्यादा से ज़्यादा लैंड हर कोई एक्वायर करना चाहता है, एज अ कंज्यूमर, एज अ प्रोड्यूसर, एज अ गवर्नमेंट, सबको लैंड की रिक्वायरमेंट है। तो रिक्वायरमेंट है ना, डिमांड क्या है, इनइलास्टिक। लेकिन अगर हम रूरल एरियाज़ में चले जाओ तो देखो रूरल एरियाज़ में कितने बड़े बड़े प्लॉट्स अवेलेबल हैं, लेकिन दे आर अवेलेबल एट चीपर रेट, एट लो रेट। क्यों वहाँ पे लैंड की प्राइस कम है? क्योंकि वहाँ डिमांड क्या है, इलास्टिक। वहाँ ज़्यादा पॉपुलेशन ही नहीं रहती है, इसके लिए ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, इसके लिए डिमांड क्या होती है, इलास्टिक। लेकिन शहरों में इतनी पॉपुलेशन क्राउडेड है, डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन इज़ वेरी हाई, बहुत ज़रूरत पड़ती है, तो डिमांड क्या है, इन इलास्टिक। तो इसके लिए आप देखो जहाँ फैक्टर्स की भी प्राइस आती है, या हम लोग बात करें लेबर की। अब हम लेबर की बात करें तो जो स्किल्ड लेबर है, जो टैलेंटेड लेबर है, एक्सपीरियंस्ड लेबर है, तो उनकी डिमांड हमेशा क्या रहती है, इन इलास्टिक। क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट में हमेशा हमें पोटेंशियल और टैलेंटेड और कैलिबर स्टाफ की ज़रूरत रहती है। तो व्हेन वी रिक्वायर द एक्सपर्टीज इन आवर ऑर्गेनाइजेशन, फॉर दैट वी आर रेडी टू पे हायर वेजेस। क्यों? क्योंकि उनका टैलेंट हमको चाहिए, हम उनका टैलेंट हायर करते हैं, उनकी एफिशिएंसी हायर करते हैं, उनकी एक्सपर्टीज़ हायर करते हैं, तो वी आर रेडी टू पे हाई प्राइस। तो अगर हम लेबर की भी बात करें तो जो स्किल्ड लेबर है उसकी डिमांड क्या है, अनस्किल्ड। लेकिन जो अनस्किल्ड है, सेमी स्किल्ड है, वो तो हमें लेबर कहीं से भी मिल जाएगा, तो उसके केसेस में डिमांड क्या हो गई, कम। इलास्टिक है तो हम प्राइस क्या देते हैं, कम। तो देखो आप किसी भी फैक्टर में बात करो, इवन कैपिटल की बात करो, अब जो कैपिटल है उनकी डिमांड कहाँ ज़्यादा होती है, यू नो दैट कि इन द अर्बन एरियाज़, जहाँ प्रोडक्टिव एरियाज़ बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ पे उनकी डिमांड ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे यू विल बी पेड हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन जहाँ पे बैकवर्ड एरियाज़ हैं, जहाँ पे इतनी ज़्यादा डिमांड नहीं होती है फंडिंग की, तो वहाँ पे आपको क्या मिलता है, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इस तरह से आप देखो फैक्टर्स की प्राइजेस को डिटरमाइन करते समय भी आपका कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। यानी जो फैक्टर जिसकी डिमांड इन इलास्टिक, बदलेगी नहीं, जैसे लैंड है, डिमांड कभी बदलेगी नहीं, कहाँ, अर्बन एरियाज में। एक टैलेंटेड लेबर है, उसकी डिमांड नहीं बदलेगी, कहाँ, अर्बन एरियाज में, तो उनकी प्राइजेस और वेजेस हम क्या देते हैं, हाई वेजेस। लेकिन जिसकी डिमांड इलास्टिक है उसकी हम प्राइस क्या दे देते हैं, लो। यानी इन इलास्टिक डिमांड नहीं बदलेगी, यानी यू विल पे हायर प्राइस फॉर दोज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्लियर फ्रेंड्स? नेक्स्ट आ रहा है सिक्स्थ वन, यूजफुल फॉर ट्रेड यूनियंस। अब जो ये ट्रेड यूनियंस हैं वो हमेशा काम करती है फॉर द वेलफेयर ऑफ लेबर, वो हमेशा लेबर के लिए फाइट करती हैं विथ द एम्प्लॉयर्स एंड विल ऑलवेज ट्राई देयर मैक्सिमम एफर्ट्स टू इंक्रीज द वेजेस एंड अमेनिटीज़ एंड इंसेंटिव्स ऑफ लेबर, ताकि उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़े। अच्छा, तो जब ट्रेड यूनियन काम करती है तो ये ज़रूर ध्यान देती है कि उनका जो लेबर है जिस प्रोडक्टिव एरिया से कनेक्टेड है, वेयर लेबर्स आर वर्किंग, if they are producing those goods and services whose demand in the market is inelastic, जिनकी डिमांड मार्केट में बदलेगी नहीं, तो what trade union will try to put their efforts, they will try to increase the wages of their लेबर्स, वो अपने लेबर्स की वेजेस को बढ़ाने की कोशिश करेगी। अगर उनका लेबर जो है वो ऑटोमोबाइल में है, इलेक्ट्रॉनिक्स में है, सॉफ्टवेयर्स में है, या वो लैपटॉप्स बना रहे हैं, वो मोबाइल्स बना रहे हैं, तो उन्हें मालूम है उनकी डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा है। So they will try to fight with the employer, a collective bargaining with the employer, क्योंकि एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है कि आप भी प्रॉफिट कमा रहे हो तो उसका कुछ शेयर्स लेबर को भी दो। उसके लिए तो हमेशा ट्रेड यूनियन फाइट करती है। तो इस तरह के एफर्ट्स चलते हैं। इफ़ द लेबर इज प्रोड्यूसिंग दैट प्रोडक्ट हुज डिमांड इन द मार्केट इज इनइलास्टिक, तो इसके लिए हमेशा वो कोशिश करते हैं कि उनके प्राइसेस को, उनके वेजेस को, उनके सैलरीज को बढ़ा दिया जाए। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ ट्रेड यूनियन इनइलास्टिक के लिए कोशिश करती है, ये भी देखती है, क्योंकि हमेशा हमने कहा ट्रेड यूनियन ऑलवेज वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ लेबर। अगर सपोज उनका लेबर ऐसा प्रोडक्ट बना रहा है जिसकी डिमांड इलास्टिक भी है, so what they will do, they will suggest their employer कि you will try to reduce the price, increase your turnover, and from that turnover whatever maximum profit you earn, divert some shares towards the labor।
यानी फिर भी वो कोशिश करते हैं कि उनके लेबर्स की वेजेस को बढ़े। तो इसके लिए ट्रेड यूनियन भी हमेशा एफर्ट्स डालती है, लेकिन हाँ ये चीज़ ऐसी है कि जब उनका प्रोडक्ट यानी जो लेबर बना रहा है अगर वो इनइलास्टिक है तो ट्रेड यूनियन को सक्सेस जल्दी मिलती है, क्योंकि इनइलास्टिक है यानी एनी हाउ प्रोड्यूसर्स जो है, एम्प्लॉयज़ जो है, दे आर गेटिंग अ ह्यूज प्रॉफिट्स, और उनके ह्यूज प्रॉफिट्स में से थोड़ा शेयर जो है वो कंपल्सरी ट्रेड यूनियन कंपेल करती है, फोर्स करती है कि लेबर की वेजेस और इंसेंटिव्स बढ़ाओ। तो इस तरह से ट्रेड यूनियन को भी ये कॉन्सेप्ट बहुत यूज़फुल होता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है यूज़फुल फॉर जॉइंट या कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स। पॉइंट नंबर 7 कि यूज़फुल फॉर जॉइंट एंड कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स। अब हमें पता है कुछ प्रोडक्ट्स जॉइंटली यूज होते हैं, तो ऐसे केसेस में फिर से ये कॉन्सेप्ट आपके लिए यूज़फुल है। अब कॉम्प्लीमेंट्री पॉइंट हमने पढ़ा था विच अफेक्ट ऑन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। लास्ट पार्ट में हमने देखा था व्हेन द गुड्स आर जॉइंटली यूज्ड, जैसे कार एंड पेट्रोल, स्कूटर एंड पेट्रोल। अब हमें पता है बोथ आर जॉइंटली यूज्ड, तो इसी का फ़ायदा हमेशा गवर्नमेंट उठाती है कि व्हेन गुड्स आर जॉइंटली यूज्ड, यानी ये हमारी इन इलास्टिक डिमांड है, ये डिमांड बदलेगी नहीं। अब जब बदलेगी नहीं तो प्राइजेस ऑफ पेट्रोल, डीजल गो ऑन इंक्रीजिंग, बढ़ रहा है। क्यों? डिमांड इनइलास्टिक है। जैसे मैंने कहा कि हमको एनी हाउ व्हेन वी आर हैविंग 2 व्हीलर 4 व्हीलर है तो वी रिक्वायर द पेट्रोल और डीजल, हमें चाहिए, उसके बगैर चलेगा नहीं। तो ये हमारी क्या है? इन इलास्टिक डिमांड। दैट इज़ वाई वी आर रेडी टू पे द प्राइसेस हायर एंड हायर। कितना भी बढ़े, हमारे पास कोई चॉइस है, ऑप्शन है। हाँ, हम थोड़ा बहुत अपना वॉइस रेस कर सकते हैं कि इन्फ्लेशनरी ट्रेंड को कम करो, बस यही बोल सकते हैं। जॉइंटली एफर्ट्स डालते हैं कि उनको कम करो, लेकिन ये हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है, ये हमारी इनइलास्टिक डिमांड है, और उसी का फ़ायदा जो है वो हमेशा प्रोड्यूसर लेता है। दे विल चार्ज हाई प्राइस, वो ज़्यादा प्राइस लेते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की डिमांड क्या है? इनइलास्टिक। आपके पास चॉइस ही नहीं है, इसके लिए यू हैव टू पे द हाई प्राइस, आपको प्राइस ज़्यादा पे करना पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, नाउ लास्ट पॉइंट। अब लास्ट पॉइंट है यूज़फुल फॉर पब्लिक यूटिलिटी सर्विस। नाउ ये पॉइंट पे आने से पहले एक चीज़ आपके साथ क्लियर कर दूं। हमने जो फर्स्ट 7 पॉइंट्स देखे, यानी इट इज़ यूज़फुल फॉर प्रोड्यूसर हो, मोनोपोलिस्ट हो, गवर्नमेंट हो, फॉरेन ट्रेड हो, फैक्टर प्राइसिंग हो, या ट्रेड यूनियंस हो, या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो, इन 7 पॉइंट्स में आपने एक ही टेंडेंसी, एक ही स्ट्रेटजी सीखी। क्या सीखा आपने? व्हेन द डिमांड इज़ इनइलास्टिक, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है, सबका 7 पॉइंट में आपने एक ही बिहेवियर सीखा। व्हेन द डिमांड इज़ इनइलास्टिक, नहीं बदलेगी, तो प्राइस इज़ हाई, उसकी प्राइस हमने ज़्यादा चार्ज की। लेकिन जो 8th पॉइंट है, यहाँ पे स्ट्रेटजी रिवर्स है, इसके लिए मैंने उसको एंड में रखा है, एकदम एंड। इसका बिहेवियर इज़ टोटली अपोजिट। अब वो क्या है? नाउ लिसन, लास्ट में हम पढ़ने जा रहे हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इट इज़ यूजफुल फॉर पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज। नाउ पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज की जब हम बात करते हैं तो दे प्रोवाइड लॉट्स ऑफ बेनिफिट इन द इकोनॉमी टू द पीपल ऑफ द कंट्री, उनके लिए बहुत यूज़फुल होती हैं। और दीज पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज की डिमांड क्या होती है? ऑलवेज इन इलास्टिक। इनकी डिमांड बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर इकोनॉमी को ग्रो करना है, डेवलप करना है, तो दीज पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज मस्ट बी प्रोवाइडेड एट लो कॉस्ट। उन्हें लो कॉस्ट पे प्रोवाइड करना। और ये सब पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज कौन प्रोवाइड करता है? ये प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है। अच्छा, कौन कौन सी पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज हैं? आप देखो, रेलवे सर्विसेज हैं, कितना रीज़नेबल रेट पे आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, क्योंकि उनका स्टेट मोनोपोली है और गवर्नमेंट आपको ये सब फैसिलिटी रीज़नेबल रेट में प्रोवाइड करता है। बस सर्विसेज हैं, हेल्थ से रिलेटेड सर्विसेज हैं, एजुकेशन की सर्विसेज हैं, ये सब सर्विसेज, या वाटर सर्विसेज है, इलेक्ट्रिसिटी सर्विसेज है, गैस की सर्विस है, ऑल दीज आर पब्लिक यूटिलिटी सर्विस। इन सब की डिमांड क्या है? इन इलास्टिक। It must be provided in each and every economy for the growth and development. तो जब ये ज़रूरी है,
बहुत एसेंशियल है तो गवर्नमेंट क्या करती है, उसको एट वेरी लो प्राइस पे प्रोवाइड करती है, क्योंकि इकोनॉमी को इंटायरली ग्रो करना है, सपोर्ट करना है, हेल्प करना है, तो गवर्नमेंट तो कभी भी हाई प्राइस लेगी नहीं। तो देखो सिर्फ एक इसी पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज में आपका कॉन्सेप्ट रिवर्स हुआ, क्योंकि गवर्नमेंट को पता है ये सब सर्विसेज मुझे रीजनेबल कॉस्ट में प्रोवाइड करनी है, सो दैट इज़ वाई दीज सर्विसेज आर प्रोवाइडेड एट वेरी लो प्राइस। यही रीज़न था जब गवर्नमेंट को लगा कि फाइनेंशियल सर्विसेज जो है वो भी आपकी पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज का हिस्सा होना चाहिए। दैट इज़ वाई ऑन 5 अप्रैल 1969 में आपकी गवर्नमेंट ने क्या किया, सभी बैंक्स को नेशनलाइज कर दिए, यानी अंडर अपने कंट्रोल में ले लिया। तो इससे क्या हो गया, उनकी क्रेडिट फैसिलिटीज़ जो हैं वो रीजनेबल रेट पे आ गई कि आपके जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं, जितने भी बिजनेसमैन हैं, उनकी फाइनेंशियल नीड्स को ये पूरा बैंकिंग सेक्टर, पूरा फाइनेंशियल सेक्टर देगा, लेकिन हमारा उनके ऊपर कंट्रोल रहेगा, तो एटलीस्ट दे विल चार्ज लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो बोरोइंग कॉस्ट कम हो जाएगी। तो इस तरह से जो भी पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज हैं, चाहे वो रेलवेज़ हो, चाहे वो बस सर्विसेज हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी की हो, वाटर सर्विसेज हो, गैस सर्विसेज हो, हेल्थ से रिलेटेड आपकी सर्विसेज हो, या हम लोग इसमें एजुकेशन की सर्विसेज कहें, तो हर जगह गवर्नमेंट विल चार्ज लो प्राइस। क्यों? क्योंकि डिमांड इज इन इलास्टिक। तो देखो सिर्फ एक में ही रिवर्स पड़ा, क्योंकि वो देश के लिए ज़रूरी था, इसके लिए गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, प्राइवेट सेक्टर को नहीं बोलती है, लेकिन एज अ पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट आपको ये सब सर्विसेज रीजनेबल रेट पे प्रोवाइड करती है। तो ये है सिग्निफिकेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसे हम कहते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ये क्वेश्चन जो है वो बोर्ड में आपके लिए 4 मार्क्स के लिए डिस्कस होता है। तो जिस तरह से हमने ये सब पॉइंट्स डिस्कस किया, ध्यान देना पहले 7 पॉइंट्स में एक ही फंडा, एक ही रूल, अगर आपका प्रोडक्ट इन इलास्टिक प्राइस हाई, अगर इलास्टिक तो प्राइस लो, और लास्ट पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज में डिमांड है ही इन इलास्टिक, तो आपकी प्राइस क्या होगी, कम, लो, क्योंकि गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। तो इसके लिए इनकी डिमांड क्या है, इन इलास्टिक, इसके लिए गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है दीज सर्विसेज एट वेरी लो प्राइस, ताकि सबको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले। तो यस फ्रेंड्स, जिस तरह से मैंने आपको ये पूरा टॉपिक एक्सप्लेन किया, इन द सेम मैनर आई हैव प्रोवाइडेड इन अ वेरी इजी लैंग्वेज ऑन माय वेबसाइट. So if you like this video, do share, and if you want my handwritten notes, the link is given in the description box. Thank you.